गुड इवनिंग गाइस, एग्जाम गाइड एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की डेट हो चुकी है 20 दिसंबर। दिसंबर का महीना ख़त्म होने वाला है, नई साल आने वाली है 2024। इसी उत्साह और उमंग के साथ आज अपन शुरू करने वाले हैं अपने एग्जाम गाइड एनालिसिस क्वेश्चन में। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक बन गया है? तो बताइए, स्टील होता है वो उत्पादन होता है, इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है हर देश के लिए। स्टील होता है वो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट अयस्क होता है। तो बताइए, स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? दोस्तों, हाल ही में स्टील का जो सबसे दूसरा उत्पादक देश है वो भारत बन गया है। पहले स्थान पर चाइना आता है और फिर भारत का नाम आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? बताइए, एक इम्पोर्टेंट ट्रॉफी होती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। इसका खिताब बताइए कौन सी टीम ने जीता है? महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश या गुजरात में से कौन सी टीम है जिसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? दोस्तों, पंजाब है, उसने यह ट्रॉफी जीती है। कौन सी? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार किस देश में टीबी के मामलों में कमी आई है? तो दोस्तों, टीबी एक बहुत ही भयानक बीमारी होती है, ट्यूबरकुलोसिस। तो जो अपना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इस पर रिपोर्ट जारी करता है और उसने कहा है कि टीबी के मामले में जो अपना भारत है उसमें कमी आई है। भारत का टारगेट है कि 2030 तक आते आते 2025 तक है वो टीबी से जो लोग पीड़ित हैं उसको खत्म कर देना है। ये टारगेट भारत द्वारा रखा गया है, तो भारत इसमें प्रगति कर रहा है। दोस्तों, अपन यहाँ पर टीबी के बारे में और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। दोस्तों, ये अपना यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, विशेष एजेंसी है। WHO की स्थापना है वो 1948 में हुई थी, 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है वो अपने जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। दोस्तों, इसके 194 सदस्य हैं, 194 सदस्य हैं तथा 150 से ज़्यादा जो देश है उनमें इसका कार्यालय है। साथ ही इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उनके सहयोग से कार्य करता है। तो बताइए, WHO की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। सदस्य देश 194 है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है, और यह UN की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। आगे बात करें तो WHO है वो विश्व स्वास्थ्य से जो मामले होते हैं उनमें अनुसंधान करवाता है। स्वास्थ्य से संबंधित जो मानक होते हैं उनमें ये रिसर्च एंड विकास करवाता है, R&D पर ध्यान देता है। साथ ही जो स्वास्थ्य से संबंधित जो मानदंड है, मानक है, उनका भी ये निर्धारण करता है। दोस्तों, साथ ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो साक्ष्य आधारित जो नीति विकल्प होते हैं उन पर ध्यान देता है और तकनीकी सहायता प्रोवाइड करवाता है उन देशों को जो कि स्वास्थ्य से संबंधित जो मामले होते हैं उन पर काम कर रहे होते हैं और ये स्वास्थ्य से संबंधित जो मामले होते हैं उनकी निगरानी करता है तथा उनका मूल्यांकन भी करता है। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य करना प्रारंभ किया था। ठीक है, इसी वजह से जो अपना 7 अप्रैल होता है उस दिन वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। तो बताइए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इस दिन क्या हुआ था कि जो अपना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसने कार्य करना प्रारंभ किया था और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और कार्य करना प्रारंभ किया था 7 अप्रैल को। इसी उपलक्ष्य में वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यों के बारे में बात करें तो ये स्वास्थ्य से संबंधित जो कार्य होता है उनका निर्देशन करता है और उनका समन्वय करने वाली एक महत्वपूर्ण इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। साथ ही UN के साथ जो विशेष एजेंसियां होती हैं अर्थात जो UN की जो स्पेशलाइज एजेंसियां हैं, सरकारी स्वास्थ्य से संबंधित प्राधिकरण हैं,
और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले जो विभिन्न संगठन हैं उनके साथ मिलकर ये स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करती है। साथ ही जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये विभिन्न सरकारों के अनुरोध करने पर स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाती है। दोस्तों यह ऐसे लोगों को सहायता प्रदान करती है, उनकी प्रगति में सहयोग करती है जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी रिसर्च वगैरह करते हैं, जैसे वैज्ञानिक और स्वास्थ्य से रिलेटेड जो पेशेवर समूह है उनका यह योगदान को सपोर्ट करती है, उनकी प्रगति में सहायता करती है। इसके संचालन की बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन के संचालन की बात करें तो अपनी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है वो सदस्य राष्ट्रों का एक प्रतिनिधित्व करने वाला निकाय है, ठीक है। अर्थात जो अपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य राष्ट्र उनके प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि हैं वो ही वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक नियमित रूप से की जाती है वार्षिक आधार पर, और कभी कभी जरूरत पड़ने पर इसके विशेष सत्र भी आयोजित किए जाते हैं। तो बताइए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बैठक कब की जाती है? सालाना आधार पर वार्षिक रूप से इसकी बैठक की जाती है, और जब कुछ जरूरी आवश्यकता पड़ जाती है जैसे कोविड बीमारी आ गई तो उस दौरान आदि आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इसकी बैठक वो विशेष सत्र आयोजित करने के लिए भी की जा सकती है। दोस्तों इसके प्रत्येक सदस्य का एक प्रतिनिधित्व होता है जिसमें अधिकतम 3 प्रतिनिधि होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक सदस्य इसका जो प्रतिनिधि होता है उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 प्रतिनिधि होते हैं, जिनमें से एक मुख्य प्रतिनिधि को चुना जाता है। दोस्तों इन प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, स्वास्थ्य के बारे में उनको जानकारी होना चाहिए। इसी के आधार पर जो ये तकनीकी सदस्य हैं, प्रतिनिधि हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के, उनको चुना जाता है, ठीक है। क्यों चुना जाता है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनको ज़्यादा जानकारी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये जो सदस्य राष्ट्र होते हैं उनके जो स्वास्थ्य से संबंधित जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन होता है, उसके बारे में ये बात करते हैं। दोस्तों यह WHO के मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो विश्व स्वास्थ्य असेंबली है, सभा है, इसकी बैठक है वो अपना जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा, वहां पर आयोजित की जाती है। दोस्तों इसके कार्यकारी बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य एजेंडा तैयार किया जाता है। इसी स्वास्थ्य एजेंडे को इस बैठक में मुख्य रूप से फोकस किया जाता है, उस पर डिस्कस की जाती है। दोस्तों हाल ही में जो अपना विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसका 75वां सत्र आयोजित किया गया था मई 2022 में। कब किया गया था? मई 2022 में इसके 75वें स्वास्थ्य संगठन का आयोजन किया गया था, ठीक है। आगे बात करें कि स्वास्थ्य सभा के कार्य क्या होते हैं। दोस्तों जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है ये WHO की जो नीतियां हैं आदि का निर्धारण करती है। अर्थात WHO में जो पॉलिसी बनाई जाती है उनको डिसाइड करने का काम है वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली द्वारा किया जाता है। साथ ही दोस्तों जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है ये वित्तीय नीतियां होती है, फाइनेंशियल जो पॉलिसी होती है उनकी निगरानी करता है, तथा WHO के जो बजट होता है उसकी समीक्षा करता है और उसका अनुमोदन भी करता है। दोस्तों ये जो सभा है ये WHO और संयुक्त राष्ट्र के मध्य जो समझौते होते हैं उनके संबंध में जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है उसको रिपोर्ट करता है। तो बताइए जो विश्व हेल्थ असेंबली है वो रिपोर्ट किसे देता है? ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसलिंग को अपनी रिपोर्ट देता है। किस संदर्भ में ये रिपोर्ट देता है? यह रिपोर्ट देता है WHO और संयुक्त राष्ट्र के बीच में जो समझौते वगैरह होते हैं उनको लेकर यह रिपोर्ट करता है। सामाजिक आर्थिक परिषद को कौन रिपोर्ट करता है? विश्व स्वास्थ्य सभा। आगे बात करें इसके सचिवालय के बारे में। दोस्तों इसके सचिवालय में एक तो महानिदेशक होता है, इसके अलावा यहाँ पर तकनीकी रूप से ज्ञान रखने वाले और जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं वो इस संगठन में आवश्यक रूप से शामिल होते हैं। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य सभा है उसके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप बोर्ड के द्वारा नामांकन के आधार पर विश्व स्वास्थ्य सभा के निदेशक की नियुक्ति की जाती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो विश्व स्वास्थ्य सभा है उसके द्वारा कुछ शर्तें हैं, उस शर्तों के अनुरूप एक बोर्ड होता है। उस बोर्ड के द्वारा जो विश्व स्वास्थ्य सभा का जो निदेशक होता है उसके द्वारा
विश्व स्वास्थ्य सभा के निदेशक की नियुक्ति की जाती है। इसके द्वारा की जाती है, विश्व स्वास्थ्य सभा का एक बोर्ड होता है, उसकी शर्तों के अनुरूप। दोस्तों, इसकी सदस्यता और सह सदस्यता के बारे में बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं, अर्थात जो अपना यूनाइटेड नेशन है उसके जो भी सदस्य हैं वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के सदस्य बन सकते हैं। दोस्तों, इस क्षेत्र के यह जो संगठन है, ये सभा है, इसके ऐसे भी सदस्य बन सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन से जिम्मेदारी से दूर रहते हैं, अर्थात इंटरनेशनल जो संबंध होते हैं उनका जो संचालन होता है उनकी जिम्मेदारियों से वो दूर रहते हैं। ऐसे सदस्य भी इसके सदस्य बन सकते हैं। उन सदस्यों को सह सदस्यता के नाम से जाना जाता है, अर्थात वो इसमें सह सदस्य के रूप में नामांकित होते हैं। आगे बात करें तो दोस्तों, जो अपना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसका भारत सदस्य बनता है 12 जनवरी 1948 को। तो जब ये बना था उसी के कुछ दिन बाद में ही इसने कार्य करना शुरू कर दिया था 7 अप्रैल से, और उसके पहले ही भारत है वो इसका सदस्य बन गया था। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय है वो अपने नई दिल्ली में लोकेटेड है। तो बताइए इसका कार्यालय कहाँ है? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है। अभी अपन ने डिस्कस किया था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 6 कार्यालय हैं, उनमें से एक है वो अपने नई दिल्ली में स्थित है। अब बात कर लेते हैं टीबी के बारे में। दोस्तों, टीबी को क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही इसे ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। दोस्तों, यह रोग है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक बैक्टीरिया से होता है, एक जीवाणु होता है उससे होता है। ठीक है, इसमें आमतौर पर क्या होते हैं, अपने फेफड़े होते हैं वो प्रभावित होते हैं, तथा फेफड़ों के साथ साथ जो अपने शरीर का अन्य हिस्सा होता है वो भी इससे इफेक्ट होता है। ये इलाज योग्य बीमारी है, एक तरह का साध्य रोग है। ठीक है, तो बताइए कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? ये माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। दोस्तों, इसकी रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। कौन सा टीका दिया जाता है टीबी की रोकथाम के लिए? रोग के इलाज के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है, बेसिल कैलमेट गुएरियन। दोस्तों, इसके संचरण की बात करें तो टीबी है वो हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। जब किसी व्यक्ति को पल्मोनरी नामक टीबी होता है, तो जब वह व्यक्ति खांसता है, छींकता है, थूकता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वो टीबी के कीटाणु है वो हवा में फैल जाते हैं और इससे दूसरा व्यक्ति भी इफेक्ट हो जाता है, अर्थात ये हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। इसके लक्षणों की बात करें तो इसके सामान्य लक्षण है बलगमाना, कई बार खांसी के साथ खून भी आते हैं, सीने में दर्द होता है, व्यक्ति कमजोरी महसूस करने लगता है और उसका वजन कम होने लगता है, उसे बुखार आती है और रात को पसीना आना उसकी एक सामान्य समस्या बन जाती है। ठीक है, ये इसके प्रमुख लक्षण है और इसके इलाज के लिए क्या किया जाता है? बीसीजी का टीका दिया जाता है। अब अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है? सॉरी। तो दोस्तों, हाल ही में अपने जो जापान है वहां पर एक ज्वालामुखी आया था। ज्वालामुखी आने से वहां पर एक नए द्वीप का निर्माण हुआ है। दोस्तों, जो सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है वो अपनी जो प्रशांत पेटी वाला क्षेत्र है, प्रशांत पैसिफिक क्षेत्र है, वहां पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं। उसी क्षेत्र के अंदर अपना जापान भी आता है। तो यहाँ पर एक भयंकर ज्वालामुखी आया था जिससे एक नए द्वीप का निर्माण हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आदिवासी जो बेणेश्वर मेला है वो किस जिले में लगता है? तो दोस्तों, राजस्थान के एक प्रसिद्ध संत है संत माओ जी, उन्हीं की याद में डूंगरपुर में एक आदिवासी मेला लगता है जिसे बेणेश्वर मेले के नाम से जाना जाता है। कहाँ लगता है? ये डूंगरपुर में लगता है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है जो कि आदिवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बताइए इलेक्शन कमीशन ऑफ मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था? दोस्तों, 1994 में इलेक्शन कमीशन ऑफ मध्य प्रदेश का गठन किया गया था 1994 में। एक्चुअली क्या हुआ था कि अपना 73वां 74वां जो संविधान संशोधन आया था
उसके तहत नगर निगम और पंचायत संस्थाओं की स्थापना की बात की गई थी। उन्हीं के तहत इनको पंचायतों को नगर निगम को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और जो इनके जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं, जो कि एक संवैधानिक संस्था है। इसी के आधार पर अलग अलग राज्यों ने जो अपना 73वां 74वां संविधान संशोधन है, उसके आधार पर अलग अलग राज्यों ने अपने अपने निर्वाचन आयोग का गठन किया था। तो यहाँ पर बात हो रही है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की, तो उसकी स्थापना 1994 में की गई थी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि राजस्थान निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी। अगला क्वेश्चन है, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने लगाया था? तो बताइए, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उस दौरान नेशनल इनकम है उसका अनुमान लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नेहरू जी, पीसी महालनोबिस, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल में से कौन थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान लगाया था? तो दोस्तों, भारत के एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नेहरू जी थे। इन्होंने राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान लगाया था। ये कांग्रेस के बहुत बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं और ये बहुत ही नामित व्यक्ति थे। स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले अपनी नेशनल इनकम का अनुमान लगाया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी क्या थी? तो बताइए, इनमें से अजमेर, बूंदी, बयाना, आमेर में से पृथ्वीराज चौहान था, उसकी राजधानी क्या थी? दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान है वो प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण शासक था, एक बहुत इंपॉर्टेंट शासक था जिसकी राजधानी अजमेर थी और उसने भारत राजस्थान पर शासन किया था। ठीक है, राजधानी क्या थी? पृथ्वीराज चौहान की अजमेर। ये चौहान वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन का शुभारंभ कब किया था? तो बताइए, जो जल जीवन मिशन है जिसका टारगेट है 2024 तक हर घर को वो नल के द्वारा पानी पहुंचाने का इसका लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। और यह योजना बताओ कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों, यह योजना अपने 2019 में शुरू की गई थी। अपनी जो जल मिनिस्ट्री है उसके द्वारा यह योजना चलाई जा रही है भारत सरकार के सपोर्ट से। ये शुरू की गई थी 2019 में और खत्म हो जाएगी 2024 में। अगला क्वेश्चन है, तो सूरत कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो बताइए, सूरत है वो एक गुजरात का क्षेत्र है, यह कौन सी नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, सूरत है वो अपनी जो ताप्ती नदी है उसके तट पर स्थित है। यहाँ अपन बात कर लेते हैं ताप्ती नदी के बारे में। दोस्तों, ताप्ती नदी है उसे तापी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक प्रमुख नदी है जो नर्मदा के दक्षिण में बहती है। ठीक है, ये आप में देख सकते हैं, ये नर्मदा है उत्तर में और इसके दक्षिण में ये ताप्ती नदी बहती है। दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत में केवल नर्मदा, ताप्ती और माही नदी ही है। मुख्य रूप से 3 नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का मैप है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सतपुड़ा रेंज है, यहीं से निकलती है नर्मदा और ताप्ती नदी। ये दोनों देखो इधर पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही हैं। ये माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काट रही है और ये देखो ये भी इधर पूर्व से पश्चिम की ओर आती है। ठीक है, इसके अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। और जो अपनी माही, नर्मदा, ताप्ती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। दोस्तों, ताप्ती नदी है वो मध्य प्रदेश का जो बैतूल जिला है वहां से मुल्ताई नामक क्षेत्र से निकलती है। मुल्ताई क्षेत्र से निकलकर यह जो सतपुड़ा रेंज है मध्य प्रदेश की, वहां से निकलती हुई यह पश्चिम की ओर बहती है और महाराष्ट्र का एक खानदेश पठार क्षेत्र है वहां पर यह प्रवेश करती है। उसके बाद ये सूरत के मैदानों में प्रवेश करती हुई गुजरात क्षेत्र से होती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। बताइए, ये कौन से क्षेत्र में गिरती है? ये जो अपनी खंबात की खाड़ी है वहां पर गिर जाती है, अरेबियन सी में। ध्यान रखना, ये कच्छ की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, गुजरात में। दोस्तों, यह नदी है वो पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग
740 किलोमीटर की दूरी तय करती है और खंबात की खाड़ी में जाकर अरब सागर में विलीन हो जाती है। इस नदी के तट पर जो सूरत बंदरगाह है वो लोकेटेड है और इसकी एक उपनदी है पूर्णा नदी, जिसे सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं बिंधोला, गिरना, अंजारा, वाघूर, बोरी और आनेर। बोरी, आनेर और गिरना किसकी सहायक नदियां हैं? ताप्ती नदी की सहायक नदियां। दोस्तों, इस नदी पर एक सारखेड़ा नामक बांध बना हुआ है जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। तो बताइए ताप्ती नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? सारखेड़ा बांध बना हुआ है। इस नदी के तट पर बहुत से दर्शनीय स्थल बसे हुए हैं, जैसे कि इस पर मध्य प्रदेश के जो शहर बसे हैं उसमें मुल्ताई, नेपानगर, बैतूल और बुरहानपुर बसा हुआ है। 4 क्षेत्र है मध्य प्रदेश के, बुरहानपुर, बैतूल, नेपानगर और मुल्ताई इस नदी के तट पर है। साथ ही भूसावल है वो महाराष्ट्र का क्षेत्र है जो इस नदी के तट पर स्थित है, और सूरतगढ़ और सोनगढ़ है वो गुजरात के शहर है जो कि इस नदी के तट पर स्थित है। आज का क्वेश्चन यही था कि सूरतगढ़ कौन सी नदी के तट पर है, तो वो गुजरात में ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। तो ये अपन ने जान लिया ताप्ती नदी के बारे में, ठीक है। ये यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं ताप्ती नदी का। ये नर्मदा रिवर है और ये ताप्ती नदी है। ये देखो यहाँ पर ये मैप में दे रखा है, ये सूरत शहर है, ये इसके किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, यहाँ पर आंसर की दे रखी है, आप देख सकते हैं। तो थैंक यू, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।